हेलो दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 7 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर को कैसे अंग्रेजों ने नियंत्रित किया। तो मैसूर में शासक कौन था? हैदर अली, और इसका पुत्र था टीपू सुल्तान, जो शासक बनता है हैदर अली की मृत्यु के बाद। तो मैसूर में वही करेंगे अंग्रेज जो उन्होंने बंगाल में किया। तो यहाँ क्या करेंगे? ये ब्रिटिश हित इनका छिपा होगा। क्या छिपा है? काली मिर्च के व्यापार के लिए जाना जाता था और व्यापारिक दृष्टिकोण में भी उपयोगी था। अनुकूल परिस्थितियाँ इनके लिए आएंगी और जो कि वे देखेंगे, और इनका नियंत्रण स्थापित होगा, जिसमें 4 युद्ध होंगे। चार मैसूर युद्ध, यानी आंग्ला मैसूर युद्ध। तो अनुकूल परिस्थितियाँ क्या थीं? हैदर अली जो था, ये जन्मदात शासक वंश से संबंधित नहीं था। इसका जन्म 1721 में हैदर अली का हुआ था। ये निरक्षर व्यक्ति था, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, जैसे अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैसूर में पहले अड्यार वंश का शासक था। अड्यार वंश का शासक था, जिसका राजा था चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। यहाँ का शासक था चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। तो शासक का सेनापति जो था नंदराज एन देवराज, ये अड्यार वंश के शासक का सेनापति थे। इसी समय हैदर अली साधारण सैनिक के रूप में भर्ती होता है और 1760 में चिक्का की मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर वह सेनापति बनता है और हैदर के राजा की मृत्यु के बाद हैदर अली शासक बनता है। यूरोपीय तर्ज पर सैनिकों का गठन करता है हैदर अली, और हैदर की बढ़ती शक्ति से मराठा और हैदराबाद का निजाम चिंतित होने लगा, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य हैं मैसूर के। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी, जो कि अफगानियों ने उन्हें हराया था। तो मराठाओं को चौथ देने के लिए मैसूर ने मना कर दिया। चौथ एक बुक कर लेते थे इन राज्यों से, ठीक है ना। तो मराठा नाराज हो गए थे जब इन्होंने मैसूर ने कर देने से मना कर दिया, और निजाम मराठों को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया तथा युद्ध के लिए सैन्य सहायता दी। अंग्रेजों के द्वारा हैदर के विरुद्ध त्रिगुट मतलब ब्रिटिश, मराठे और निजाम का निर्माण किया। तो अंग्रेजों ने मिला लिया, त्रिगुट का निर्माण किया। तो हैदर अली ने त्रिगुट के विरुद्ध एक राजनीतिक चाल चली। हैदर ने मराठों को 35 लाख रुपए देकर त्रिगुट से बाहर कर दिया और निजाम और अंग्रेजों के द्वारा मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो हैदर ने निजाम को भी बाद में अलग कर लिया, तो बचे अंग्रेज। अब युद्ध होगा। तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। 4 युद्ध। तो पहला युद्ध हुआ 1767 से 1769, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। इसमें तंजौर पर आक्रमण कर हैदर ने अंग्रेजों को हराया और मद्रास की संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हुई। और मद्रास कौन सी संधि हुई? इसमें 1769 में की जाने वाली संधियों के साथ प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसमें संधि हुई पहली। इस संधि के तहत अंग्रेजों को हैदर को युद्ध हर्जाना देना पड़ा। इसी संधि का एक शर्त यह भी था कि दोनों ही पक्ष जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे। इस संधि में कहा गया था। दूसरा, इस संधि का एक शर्त यह भी था कि हम दोनों पर कोई बाहरी आक्रमण हो तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। और तीसरा शर्त यह था कि एक दूसरे की अनुमति से एक दूसरे के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं करेगा। हैदर एवं अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई थी। अब द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। यह मंगलौर की संधि हुई थी। यह टीपू के साथ होती है मंगलौर की संधि, उसी की तरह समाप्त होता है 1784 में। इसमें क्या हुआ? पहला 1771 में मराठाओं ने हैदर के क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने मैसूर को सहयोग नहीं दिया। यह भी एक संधि टूटी। दूसरा कारण था अमेरिकी क्रांति। 1775 में अमेरिका की क्रांति होती है, इसलिए भारत में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण हो गया था। माहे क्षेत्र पर अंग्रेज ने आक्रमण कर दिया, जो फ्रांसीसी बस्ती थी। जो मैसूर में एक छोटी जगह थी माहे क्षेत्र, वहां अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, जो फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। और फ्रांसीसी इसके दोस्त थे हैदर अली के, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, हैदर और अंग्रेज के बीच। तो हैदर ने मराठे तथा निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया और एक त्रिगुट बना लिया। हैदर ने दोनों को मिला लिया, अपने त्रिगुट का निर्माण कर लिया अंग्रेजों के भी पक्ष में। और 1780 में हैदर ने अरकाट पर घेरा डाला, और कर्नाटक की राजधानी थी अरकाट उस समय। यहाँ पर घेरा डाला, जो अंग्रेजों के अधीन थी अरकाट राजधानी। तो यहाँ क्या हुआ? इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ये बक्सर युद्ध का जो विजेता था, जिसने 3 राजाओं के गुटों को हराया था, हेक्टर मुनरो। तो इसका नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध का, जो हैदर से पराजित हुआ। इसको हैदर अली ने हरा दिया। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरी बात इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट के अधीन
हैदर के विरुद्ध सेना भेजी, अयारकूट सेनापति भेजा, हैदर के विरुद्ध सेना भेजी। इसी में हैदर अली पराजित हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा टीपू ने युद्ध को बंद नहीं किया, जारी रखा और अंग्रेजों में मराठाओं के बीच संधि हो गई। 1782 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच जब संधि हुई, उस संधि का नाम क्या है? सालवाई की संधि, जिससे मराठा युद्ध से बाहर हो गए। अब वो हैदर अली का साथ नहीं दे पाए। टीपू ने इनको बांध के भी नहीं रख पाया मराठाओं निजामों को, इसी कारण ये टीपू सुल्तान को हार का कारण बना। और 1784 में मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। और मंगलौर की संधि में क्या क्या हुआ? इस संधि के तहत दोनों पक्ष एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देंगे, पहली शर्त। दूसरी, इस संधि में यह भी कहा गया कि मैसूर के मामले में अंग्रेज कभी आगे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तीसरी बात, संकट के समय एक दूसरे का साथ देंगे। वारन हेस्टिंग्स इस संधि से संतुष्ट नहीं था, जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स इस संधि से संतुष्ट नहीं था। अब तृतीय मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 1792 में हुआ था। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? कॉर्नवालिस। ये साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, कंपनी का साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था कॉर्नवालिस। टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संधि की, किसने की? कॉर्नवालिस ने। अंग्रेज मराठे निजाम को अपने में मिला लिया अंग्रेजों ने, ठीक है ना। और तो युद्ध की शुरुआत टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जो ब्रिटिश राज नहीं था परंतु अंग्रेजों का मित्र था, त्रावणकोर। इस युद्ध में कॉर्नवालिस स्वयं उपस्थित हो गया, बड़ी सेना के साथ कॉर्नवालिस स्वयं लड़ने के लिए आ गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई। श्रीरंगपत्तनम की संधि के तहत 1792 में युद्ध की समाप्ति की गई। श्रीरंगपत्तनम बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसको हम देखेंगे। इस संधि में क्या शर्तें रखी गई? टीपू के द्वारा अपने आधे राज्य को कंपनी को देना होगा। आधा ही क्यों मांगा? क्योंकि उसे अगर पूरा मांगता तो मराठे और निजामों को देना पड़ता, उसके सहभागी थे युद्ध में। इसलिए कॉर्नवालिस ने एक चाल चली, आधा राज्य मांग लिया। और कॉर्नवालिस का मानना था कि पूरे राज्य प्राप्त करने पर उसका बंटवारा करना पड़ेगा, इससे मराठे की स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसका मानना था कि अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमजोर करना था। ये कॉर्नवालिस कहता था कि अपने मित्र को मजबूत बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमजोर करना था, इसका मूल उद्देश्य कॉर्नवालिस का। और इसकी शर्त क्या थी? युद्ध हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए की कंपनी देने पड़ेंगे, रुपए की राशि कंपनी को देनी पड़ेगी। उस समय इतनी बड़ी राशि, जो कि उसके लिए असंभव थी। यह कहा गया कि पैसा नहीं देने पर टीपू के दोनों पुत्र बंधक रहेंगे अंग्रेजों के पास। ये तो गुंडागर्दी हो गई। उस समय उसको झुकना पड़ा। अब क्वेश्चन जैसे आ जाता है, हमारे अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। टिप्पणी करें, पंगु मतलब अपंग। ये किस युद्ध के ऊपर आती है? यही आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा युद्ध के बारे में कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने स्टेटमेंट दिया था। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये जो कथन है वो कॉर्नवालिस का है, जिसमें ये तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और जो संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपत्तनम की संधि के तहत उन्होंने अपना आधा राज्य को अपने में ले लिया अंग्रेजों ने, और उसको 3 करोड़ रुपए की राशि की मांग की हार जाने के रूप में। तो ये ऐसे लिखेंगे हम लोग उत्तर। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ था? ये 1799 में हुआ था। इसका गवर्नर जनरल के रूप में वेलेस्ली भारत आता है, और साम्राज्यवादी वेलेस्ली भी था। कंपनी के साम्राज्यिक विस्तार के लिए भेजा गया था। वेलेस्ली इसके लिए सहायक संधि प्रणाली लाता है। यह भारत पर फ्रांसीसी भय को दिखाकर लाया गया था, सहायक संधि नेपोलियन के भय से। टीपू ने जैकोबियन दल की सदस्यता ग्रहण की थी। इसी आरोप के साथ युद्ध की घोषणा कर दी गई और टीपू लड़ता हुआ मारा गया। जैकोबियन जो दल था वो फ्रांसीसी दल था, जिसकी सदस्यता किसने ग्रहण की थी? टीपू सुल्तान ने, जिसका इसी कारण उसे ये शक था कि फ्रांसीसी भारतीय राजाओं से मिले हुए हैं, इसीलिए वो सहायक संधि प्रणाली लाया। और मैसूर पर अंग्रेजों ने एकाधिकार कर लिया और कठपुतली शासक के रूप में पुराने राजवंश अडियार वंश को गद्दी पर बिठाया जाता है, बालक को गद्दी पर बिठाया जाता है। अल्पवयस्क बालक था। अब हम देखते हैं मराठाओं को कैसे अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में किया, मराठा साम्राज्य को। तो ब्रिटिश हित भी छिपा होगा इसमें। एक तो कपास उत्पादक क्षेत्र था, वस्त्र के लिए ये उपयोगी क्षेत्र था जिसमें मराठा राज कर रहे थे, और अनुकूलित परिस्थिति थी। यहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, यानी अंग्रेज हमेशा जीते। उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण ही उनको मौका मिला।
नियंत्रण स्थापित करेंगे, 3 लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। तो पहली लड़ाई 1775 से 1782 ये सालवाई की संधि के साथ समाप्त होगी। दूसरी लड़ाई 1802 से 1806 तक, और तीसरी लड़ाई 1817 से 1818 यह लड़ाइयाँ होंगी। अब हम देखते हैं कि पेशवा कौन थे। पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था जब शिवाजी राजा थे। तो पेशवा कौन था? प्रधानमंत्री, सलाहकार। छत्रपति साहू जी 1707 से 1747 तक ये राजा होते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज। ये पेशवा कौन बनते हैं? बालाजी विश्वनाथ। उनके समय कब बनता है? 1713 से 1720 तक। चौथ और देशमुखी वसूली का अधिकार मराठा सरदारों को दिया गया। जो पेशवा थे, जो मराठा सरदार थे, चौथ और देशमुखी वसूली का अधिकार मराठा सरदारों को दिया गया, बालाजी विश्वनाथ ने दिया। चौथ क्या था? 25% लिया जाता था राजस्व का 1/4% भाग मराठों को देना होता था, दूसरे राज्य वालों को, नहीं तो उनसे युद्ध करना पड़ता था। पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला कर था चौथ। क्यों लिया जाता था? कर नहीं दोगे तो लूटपाट करेंगे, यानी सुरक्षा के नाम पर लेते थे ये लोग। सरदेशमुखी क्या था? यह मराठाओं के अधीन क्षेत्र से लिया जाता था। यह आय का 10% लिया जाता था, जो मराठा जो क्षेत्र के अधीन लोग थे उनसे लिया जाता था। सन 1719 में सैयद बंधु के साथ बालाजी विश्वनाथ ने संधि की। सैयद बंधु कौन थे? ये मुगल दरबारी थे, किंग मेकर थे, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हो रहा था, बहुत कमजोर मुगल साम्राज्य हो गया था। तो सैयद बंधु ये मुगल दरबारी थे, किंग मेकर थे। इन्हीं से बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में संधि की। तो इस संधि में क्या किया था? 1719 की संधि में इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र कहा गया। इसमें क्या हुआ? पहला, मराठों के क्षेत्र पर मुगल शासक के द्वारा उनके अधिकारों को मान्यता दी गई, और दक्कन क्षेत्र से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूली का अधिकार मराठों को दिया गया। किनके द्वारा? मुगलों द्वारा, दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र। और इस संधि को मराठों के इतिहास में इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, इसमें यह भी कहा गया। इस अधिकार के बदले 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगल यानी मराठे मुगल सम्राट को देंगे। 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मराठा लोग मुगल सम्राट को देंगे, इस शर्त के बदले, इस अधिकार के बदले। इस संधि पर मुगल बादशाह रफीउद दराज ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं पेशवा बालाजी प्रथम। ये दूसरा पेशवा बनता है। ये 1720 से 1740 में पेशवा बनता है, और ये छत्रपति साहू जी के महाराज के द्वारा ही बनाया जाता था। ये जो पेशवा प्रथा थी ये जन्मजात नहीं थी, तो ये खुद अपनी मर्जी से राजा खुद बना रहा है इसको। और ये बालाजी प्रथम, ये बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था। और यही बाजीराव प्रथम जो है, वही मस्तानी नाचने वाली जो महिला थी, ये बुंदेलखंड का शासक छत्रसाल ने इसको मस्तानी को दिया था, बुंदेलखंड के शासक ने। तो मुगलों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट किया बालाजी प्रथम ने। मुगलों की जगह मराठा लेंगे, यानी ये जो कहता है कि पूरे भारत पर मराठाओं का शासन होना चाहिए, मुगलों का नहीं। अब मुगल कमजोर हो गए। हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप टूट जाएंगी। ये कथन बालाजी प्रथम कहता था, बाजीराव प्रथम कहता था। ये बाजीराव ने कहा था, यानी डायरेक्ट मुगल सम्राट से लड़ना चाहिए, छोटे मोटे से नहीं लड़ना चाहिए। इसीलिए ये कथन कहा गया था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप टूट जाएंगी। इन्होंने कहा मराठा झंडा कटक से अटक तक फहराना चाहिए। कटक मतलब कृष्णा नदी और अटक मतलब सिंधु नदी तक। ये शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध यानी छुप छुप के मारने वाले युद्ध का सबसे बड़ा जानकार था बाजीराव प्रथम, और 1940 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर राजा कौन बनता है? ये पेशवा कौन बनता है? बालाजी बाजीराव। ये 1740 से 1761 तक, पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय होता है 1761 में। इसके समय ही शाहजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, और ये 1749 में शाहजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है। राज्य का समस्त अधिकार पेशवाओं के पास आ जाता है, और पूना पेशवा का शक्ति का केंद्र बन जाता है, जो पूना है मुंबई में। और पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय होता है। पेशवा और अफगानी कौन था? अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच। और ये फर्स्ट बाबर और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और तृतीय युद्ध
पेशवा और अफगानियों के बीच हुआ था। अफगानियों में कौन था? अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अफगानी, मराठाओं में था बालाजी बाजीराव और अफगानी था अहमद शाह अब्दाली। हार पेशवाओं की हुई। हार का कारण क्या था? युद्ध में पेशवा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। दूसरा, युद्ध स्थल का गलत चुनाव हुआ, क्योंकि ये गोरिल्ला पहाड़ पर लड़ा जाने वाले युद्ध में बहुत ही स्ट्रोंग थे, इसलिए ये मैदान में इनको कोई अनुभव नहीं था ज़्यादा, इसीलिए इनकी हार का कारण बना। चौथ की नीति के कारण कोई भी राज्य सहयोग नहीं किया। इनकी जो चौथ की नीति थी वो सारे राज्यों में असंतोष पैदा करती थी, इसीलिए इनको किसी भी राज्य ने सहयोग नहीं दिया। युद्ध में दो व्यक्ति थे, एक था सदाशिव राव भाऊ और दूसरा था विश्वास राव, पेशवा का पुत्र था। इसकी भी दोनों की मृत्यु हुई। तो इसी में कहा गया था कि जिसमें कहा गया था कि युद्ध में दो मोती विलीन हुए और सोने चांदी का तो पता ही नहीं। दो मोती यही थे, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव। और इसी के सदमे में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी, इसी युद्ध के सदमे में। कारण 1761 में इसकी मृत्यु हो गई थी पेशवा की। अब नेक्स्ट पेशवा बनता है। तो पेशवा शासन कैसे हुआ? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, ये मैग्ना कार्टा की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा युद्ध हुआ था बालाजी बाजीराव प्रथम। इसने युद्ध नहीं, ये मैग्ना कार्टा की संधि, मुगलों के साथ संधि हुई थी, ठीक है ना। बालाजी विश्वनाथ और मुगल दरबारी जो था। दूसरा पेशवा हुआ बाजीराव प्रथम। इसी के साथ जो मस्तानी जो महिला थी, बुंदेलखंड का जो शासक था 36 साल, इन्होंने दिया था इसको, मस्तानी को। तीसरा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय हुआ था। चौथा पेशवा था माधवराव, इसी का छोटा भाई था। इसी का छोटा भाई कौन था? नारायण राव। इसकी असमय मृत्यु हो गई थी। किसकी? पेशवा माधवराव की। और नारायण राव जो था ये 1772 में बने। 1773 में चाचा रघुनाथ राव राघोबा के द्वारा हत्या कर दी गई थी नारायण राव की, और अपने को पेशवा घोषित कर देते हैं, परंतु मराठा अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। इसके चाचा कौन थे? पेशवा माधव राव के चाचा जो थे रघुनाथ राव, ये पेशवा बनना चाहता था, अंग्रेजों से जाकर ये मिल गया था। तो अगला पेशवा नारायण राव का बेटा जो अल्प वयस्क है वो बनता है, उसका नाम है माधवराव नारायण राव। नारायण राव का बेटा बनता है माधवराव नारायण राव बनता है। ये 1774 से 1795 में बनता है। इसे ही नारायण राव द्वितीय भी कहते हैं। ये 12 भाई परिषद काउंसिल गठित किया गया था। इसके प्रमुख कौन बने थे? नाना फडणवीस, यही सबको संभालते थे, क्योंकि ये माधवराव नारायण राव अल्पवयस्क था। तो राघोबा अंग्रेजों के पक्ष में चला गया था और सूरत की संधि करता है 1775 में। तो रघुनाथ राव यानी राघोबा ये कहता है हमें पेशवा बना दो। और मुंबई काउंसिल, अंग्रेजों में 3 काउंसिल थी, एक तो थी बंगाल काउंसिल, एक मुंबई काउंसिल, एक मद्रास काउंसिल। तो मुंबई काउंसिल जो थी, इन्होंने ही मराठाओं के मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। अभी दैत्य शासन है, बंगाल का गवर्नर क्लाइव है, गवर्नर जनरल। इस संधि में रघुनाथ राव ने कहा कि पेशवा बना दो, अंग्रेजों को सूरत एवं बड़ौच का राजस्व देने का वादा किया, और बसीन एवं सालसेट का क्षेत्र सैन्य खर्च के लिए दिया जाएगा। ये कौन कहता है? रघुनाथ राव राघोबा। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध की अब शुरुआत होती है 1775 से 1782। शुरुआत सूरत की संधि के साथ होती है, जो राघोबा और मुंबई काउंसिल के बीच हुई थी। तो बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को निरस्त कर दिया था, ये नहीं होगा, लेकिन मुंबई काउंसिल ने इसको नहीं माना। उसी समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आ गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। सभी परिषद मुंबई मद्रास बंगाल को अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर के अधिकार में वृद्धि कर दी गई। अब बंगाल का जो गवर्नर होगा वो सबसे शक्तिशाली होगा। तो पुरंदर की संधि होती है 1776 में बंगाल काउंसिल और पेशवा परिषद 12 भाई काउंसिल के बीच। पेशवा ने युद्ध हर जाने के रूप में 12 लाख रुपए और सालसेट का क्षेत्र देने का वादा किया। रघुनाथ राव का सहयोग ना करो ये भी वादा किया गया, परंतु मुंबई काउंसिल नहीं मानी और रघुनाथ राव का साथ देती रही। तभी एक लड़ाई लड़ी जाती है। तो 1778 में तेलगांव का युद्ध होता है और अंग्रेज बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। मराठाओं ने अंग्रेजों को हराया था। और 1779 में वड़गांव की संधि होती है।
इसमें पेशवा बारभाई परिषद, बारभाई परिषद में भाई वो तो अल्पवयस्क बालक है, तो नाना फडणवीस और मुंबई काउंसिल, इनके बीच संधि होती है। यह अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी। सारे दिए क्षेत्र वापस ले लिए गए और वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया एवं मराठाओं के साथ युद्ध जारी रखा। 1782 में सालबाई की संधि हुई। इस संधि के तहत प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध की समाप्ति हुई और द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1802 से 1806 तक। इसमें सातवां पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा था, ये राघोबा का ही बेटा था। तो 1795 से 1818 में ये पेशवा बनता है और बसीन की संधि होती है 1802 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। तो इसमें क्या कहा गया था, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा सरदार होलकर के भाई विट्ठू जी का हत्या करवा दी थी, जिसके कारण होलकर ने पेशवा को चुनौती दिया। भागकर पेशवा अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया और अंग्रेजों ने मदद मांगी। गवर्नर जनरल वेलेजली जो साम्राज्यवादी था, सहायक संधि लेकर चल रहा था, इसने कहा साथ दूंगा, सहायक संधि करो। तो 1802 में बसीम की संधि होती है, जो सहायक संधि होती है। यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच हुई थी, बसीम की संधि। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था जो सहायक संधि प्रणाली लेकर आया था। इस संधि के तहत पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया था। बसीन की संधि 1802 में क्या क्या हुआ था, पेशवाओं ने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया। पूना में ब्रिटिश सेना पेशवा की सहायता के लिए रखी जाएगी। सेना के खर्च के लिए पेशवा 26 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेजों को देगा और पेशवा के विदेश नीति को अब समाप्त कर दिया। वो कोई निर्णय नहीं ले सकता था, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करके ही वो निर्णय लेता था, यानी कठपुतली बन गया था। तो निजाम से चौथ की वसूली पेशवा नहीं कर सकता था। सूरत का क्षेत्र पेशवाओं ने अंग्रेजों को दिया था। पूना के पेशवा, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, ये सब मराठा सरदार थे। तो जो पूना का पेशवा था उसके साथ बसीम की संधि हुई थी। बसीन की संधि 1802 में पहली संधि थी और दूसरी वो नागपुर के भोसले के साथ हुई थी, देवगांव की संधि 17 दिसंबर सन 1803 को। तीसरी जो संधि हुई थी वो थी ग्वालियर सिंधिया, ये थी सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर सन 1803 को हुई थी। और चौथी संधि हुई थी इंदौर होलकरों के साथ अंग्रेजों के बीच, राजपुर घाट की संधि 1804 में फोर्थ संधि हुई थी। सहायक संधि के तहत इनको क्या कठपुतली बना दिया गया था अपने में, इनकी सारी सेनाओं को भंग कर दिया गया। ये थी सहायक संधि, खतरनाक संधि, जिसमें राज्य का कोई भी अब निर्णय लेने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। वो अंग्रेजों पर ही सब निर्भर हो गए थे। अंग्रेजों ने सभी की स्वतंत्रता को समाप्त कर अलग अलग संधियां की व अंग्रेजी सेना लगा दी व इसका खर्च मराठा सरदार करेंगे। अब तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में क्या होता है, 1717 से 1718 में लड़ी जाती है। एक पिंडारी समुदाय था, ये मराठाओं के सैनिक हुआ करते थे पिंडारी। ये सहायक संधि के कारण मराठाओं ने अपनी सेना को भंग कर दिया था। सहायक संधि हो गई थी तो अंग्रेजों ने अपनी सेना रखी, उनकी सेना को भंग कर दिया और पिंडारी समुदाय बेरोजगार हो गया था। पहले इनको क्या होता था, पहले ये बिना खर्च के मराठाओं के साथ लड़ते, मराठाओं को सहयोग करते थे, लड़ते थे, जो भी धन संपदा लूटते थे अपने खर्च करते थे। लेकिन अब युद्ध ही नहीं रहा तो ये लूट घुसेट करने लगे, लूटने लगे, तो जिससे अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स था 1818 में। तब अंग्रेजों ने इन पिंडारियों को दंडित किया जाने लगा, अंग्रेजों के द्वारा इन पिंडारियों को दंडित किया जाने लगा। ये मराठा के अस्थाई सेना हुआ करते थे, स्थायी नहीं थे, अस्थाई शामिल हो जाते थे जब युद्ध होता था। अब भीमा कोरेगांव का युद्ध 1818, ये भीमा नदी के किनारे लड़ा गया था मराठाओं के बीच और अंग्रेजी सैनिक, महार सैनिक थे अंग्रेजों के, और पेशवा ये ब्राह्मण थे। तो एक बार महार लोग पेशवाओं के पास गए कि हमें अपनी सेना में रख लो। ये छुआछूत करते थे, इन्होंने इनको भगा दिया, बहुत प्रताड़ित किया। तब जो महार लोग थे ये अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए थे। 500 महार सैनिकों ने, अंग्रेजों ने इनके सम्मान में एक विजय स्तंभ निर्मित किया है। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में है विजय स्तंभ। तो यहाँ पेशवा पराजित हुआ और अंग्रेजों के साथ पूना की संधि की, 1818 में पूना की संधि की। इस संधि के तहत ही पेशवा के पद की समाप्ति कर दी गई और पेशवा को पेंशन याफ्ता बना दिया गया, कानपुर बिठूर भेज दिया गया पेशवा को। इसी के साथ ही मराठा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। क्वेश्चन आता है कि क्या पूना की संधि एक बेकार पेशवा के साथ की गई संधि थी? टिप्पणी करें।
पूना की संधि 1818 में की गई थी, जो तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध का परिणाम था। यह संधि बहुत ही निर्णायक संधि थी और यह बेकार नहीं परंतु कमजोर पेशवा के साथ जरूर थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम जो भी अभी बताया वो सब आंसर लिख देंगे। बस शब्द सिलेक्शन का चुनाव अच्छी तरह करना होगा। मराठाओं के पराजय का क्या क्या कारण था? पहला, कुशल नेतृत्व की कमी। चौथ की नीति ने अनेक शत्रु को पैदा कर दिया था। जो आसपास के राज थे वो इनसे असंतुष्ट थे। तकनीकी पिछड़ापन इनकी हार का कारण बना और कमजोर गुप्तचर प्रणाली। मराठाओं में राष्ट्रीय भावना का अभी अभाव था। और क्वेश्चन आ जाता है जैसे अंग्रेजों के साथ लड़े जाने वाले युद्ध में मराठाओं को पराजय के क्या क्या कारण थे, चर्चा करें। अब तो कारणों की चर्चा हो जाएगी। या मराठाएं 18वीं सदी में सबसे ताकतवर माने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों से पराजित हो गए। मूल्यांकन करें। ये ऐसे पीटी में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, तो ऐसे करेंगे हम लोग इसमें।